अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच करें। इसमें हम बहुत से सारे शॉर्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा MCQs और ये जितनी भी डिफाइंस हैं इनको एक नोट्स की फॉर्म में हमने कंपोज किया है। तो आप इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करें। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि है वेक्टर्स। स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर होती हैं। स्टूडेंट, स्केलर वो होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उनकी शनाख्त, उनकी मुकम्मल वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो जाए, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं स्केलर। जैसा कि आप शॉप पे गए और आपने ये कहा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो उसे पता चल गया, अब उसकी मुकम्मल वजाहत हो गई। जो वहाँ पे दुकानदार है वो आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन वो क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। लेट्स सपोज स्टूडेंट, आप कहते हैं कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो ये अभी इसकी मुकम्मल कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं हुई। इसके साथ एक क्वेश्चन है कि वो फोर्स किस समत में एक्सर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से वेक्टर क्वांटिटीज़ की मुकम्मल वजाहत नहीं होती, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो ये आप वेक्टर और स्केलर में यहाँ से फ़र्क कर लें कि स्केलर आपके पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उनकी मैग्नीट्यूड से हो जाती है, और वेक्टर जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड प्लस है डायरेक्शन। स्टूडेंट, अब है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं, अब वो जहाँ भी बैठी हूँ उनकी एक ख़ास पहचान हो, एक उनको हम कोई ऐसा सिंबल दे देते हैं कि जहाँ भी देखिए हमारे पास स्टूडेंट स्पीड को भी V से ज़ाहिर करते हैं, वेलोसिटी को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। अब कुछ ऐसी तो यहाँ इसके साथ है कोई इसकी पहचान होनी चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए कि ये वेलोसिटी, ये V जो है वो वेलोसिटी के लिए है और ये V स्पीड के लिए। तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट कि आप क्या करें, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीक़ों से। एक होता है सिंबॉलिकली, एक होता है ग्राफिकली। सिंबल क्या है कि हम इसके ऊपर कोई बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्पीड के ऊपर कुछ नहीं, तो फिर ये V स्पीड वाला है। इसी के अगर नीचे बार लगा दें तो इसका भी यही मतलब होता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसी को थोड़ा बोल्ड करके लिख दें, बोल्ड अगर कर देंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये V जो है ये V वेलोसिटी वाला है। तो ये होता है इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका कि आप इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, आप इसके नीचे बार लगा सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, और इसी वेक्टर के ऊपर आप एक एरो लगा सकते हैं। तो ये सिंबल की मदद से हम क्या करते हैं, वेक्टर को जाहिर करते हैं। फिर इसके बाद है कि हम ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड, हम ग्राफिकली एक लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ क्या है, एक एरो हेड बना होता है। अब यहाँ ये जो वेक्टर है इसकी ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो एरो हेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर को सिंबॉलिकली भी और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब रिप्रेजेंट करने की वजह क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ये कहीं पे भी हो तो इसकी एक ख़ास पहचान हो, एक ख़ास शनाख्त हो। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट इसमें आपने कोई ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन करने की हमें ज़रूरत है नहीं है, हमने ये सिर्फ देखना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है। स्टूडेंट अगर इसमें देखें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दो लाइंस होती हैं जिनको हम आपस में परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे क्या करवा देते हैं, उनकी इंटरसेक्शन करवा देते हैं। तो उन लाइंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और ये जो सारा सिस्टम है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो लाइंस आपस में 90 के एंगल के ऊपर क्या कर रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों, एक दूसरे के ऊपर ड्रा की जाए, तो ऐसे कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कार्टेशियन पूछ ले तो इसका मतलब भी यही होता है। जी स्टूडेंट, तो हम इसकी बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये आपके पास ये देखें दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, कोई पॉइंट है, तो उसकी पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल। तो इसलिए हमने क्या कहा कि टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपके पास प्लेन में है। और अगर स्पेस में बात करेंगे तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये कट कर दी है। तो अगर स्पेस में बात करेंगे तो आपके पास ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट, और x को हम ऐसे इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्रा करते हैं। अब यहाँ वो तो ड्रा हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको नीचे कर देते। तो ये भी लाइंस आपस में सारी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सिर्फ इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो हर एक एक्सिस से हम इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो एंगल आपके पास ये अल्फ़ा बनेगा, ये बीटा बनेगा, और यहाँ पे गैमा बनेगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट है कि वेक्टर्स स्केलर से थोड़ा क्या है, डिफरेंट हैं। अब वेक्टर आप ऐसे समझ लें कि वेक्टर एक जो है वो अमीर ख़ानदान है और स्केलर क्या हैं, वो गरीब हैं। अब जो स्केलर हैं उनका स्टेटस और इन वेक्टर का स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। अब फ़र्ज़ करें आप बिठाने की बात करते हैं तो स्केलर को आप जहाँ भी कहेंगे वो ज़मीन पे भी बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मीडियोकर है, वो गरीब ख़ानदान के मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, स्केलर। बट अगर आप उसी ज़मीन पे जहाँ पे स्केलर बैठा है वहाँ पे वेक्टर को नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात है एडिशंस ऑफ वेक्टर की। तो जब ये वेक्टर स्केलर से हैं डिफरेंट, इनका जो है वो लॉट ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड है, तो फिर क्या होगा, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड लाइक ए स्केलर, कि वेक्टर्स को स्केलर की तरह जो है सिंपल अरिथमेटिक मेथड से ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इनको ऐड करने के लिए एक ख़ास रूल की ज़रूरत होती है। इनको बिठाने के लिए पहले आपको सोफ़े वगैरह जो है वो मंगवाने पड़ेंगे। ये स्केलर की तरह वहाँ ज़मीन पे बैठने वाले नहीं हैं। तो इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट हम हेड टू टेल रूल की मदद से। अब स्टूडेंट हेड टू टेल रूल क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हेड टू टेल रूल क्या है। तो हेड टू टेल रूल क्या है, हेड टू टेल रूल, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होता है उसके हेड को हम ज्वाइन कर देते हैं विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इसके आगे हम काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फिर सेकंड के हेड को थर्ड की टेल के साथ, थर्ड के हेड को फोर्थ की टेल के साथ,
एंड सो ऑन, और इसी तरह आपके पास ये एक प्रोसेस है, चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आप हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आप हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल वी कैन ऐड अनलिमिटेड वेक्टर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर। आपको कोई भी तादाद दी जाती है तो आप इस हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर को क्या करती है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो ये पॉइंट भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ये उसको ओबे कैसे करती है। इससे पहले दो क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन ये है, कैन यू ऐड ज़ीरो टू नल वेक्टर। क्या आप ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पीछे टॉप पे मेंशन किया हुआ मैंने कि आपके पास इज़ इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। अब ये पॉइंट कुछ यूँ है कि आप क्या ये आपके पास पॉसिबल है कि आप एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा पॉइंट क्या था कि आप ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड, मैंने आपको एग्जांपल अभी दी है कि एक साइड पे आप वेक्टर को रखें, एक साइड पे आपके पास है स्केलर है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि ये क्या है, ये बिलोंग करता है किससे, पुअर फैमिली से, और ये बिलोंग करता है किससे, रिच फैमिली से। अब इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो स्टेटस है वो और है, इसका स्टेटस क्या है और है। तो जब स्टूडेंट इनका स्टेटस का ही डिफरेंट है तो फिर क्या होगा कि आप, तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप स्केलर और वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं या नहीं, ज़ीरो या नल वेक्टर को। अब इसमें ज़ीरो क्या है, स्केलर है, नल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है। क्या आप इनको आपस में ऐड कर सकते हैं या नहीं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप इनको एक जगह पे बिठा नहीं सकते। इनको बिठाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जैसे उधर अरिथमेटिक मेथड की बात हुई, आप इनको ज़मीन पे बिठा सकते हैं, लेकिन इनको बिठाने के लिए आपको पहले कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो जब ये क्वांटिटीज़ ही दो डिफरेंट हैं, इनके स्टेटस ही डिफरेंट हैं, तो कभी आप इनको एक जगह पे यकजा नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये था कि क्या आप स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं या ज़ीरो टू नल वेक्टर। तो इसका आंसर ये होगा, वी कैन नॉट ऐड ज़ीरो टू नल वेक्टर या वी कैन नॉट ऐड स्केलर टू वेक्टर। क्यों? बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड एंड वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। जैसा कि हमारे पास इनको ऐड करने के मेथड डिफरेंट हैं, तो फिर ये तो क्या होंगी, सो दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड बाय ओनली सिंगल मेथड। कि हमारे पास स्केलर और चीज़ है, वेक्टर और चीज़ है, इनको ऐड करने के मेथड भी डिफरेंट हैं, तो आप किसी भी सिंगल मेथड से इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज ये है कि आपके पास वेक्टर्स को ऐड करते हुए आप अनलिमिटेड हेड टू टेल रूल से आप अनलिमिटेड वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ये ओबे करती है किसको, कम्यूटेटिव लॉ। जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। लेट सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, एक ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। अब मैं ए को बी में ऐड करना चाहता हूँ, मीन ये है कि मैं ए प्लस बी करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरा सेकंड वेक्टर है। अब मैं यही फर्स्ट वेक्टर लूँगा, इसके हेड को जोड़ दूंगा किसके साथ, बी की टेल के साथ, और यहाँ पे फिर मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर लूँगा जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये मैंने क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला। अब अगर मुझे बी प्लस ए निकालना पड़े स्टूडेंट, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, बी। मैं बी के हेड के साथ क्या जोड़ दूँगा,
आपके पास ये जो ए है इसकी टेल को, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी प्लस ए। स्टूडेंट अब हमने ये देखा कि आप आर्डर जितना चेंज कर लें, स्टूडेंट आप 2 + 3 करें तो आपके पास आंसर 5 आता है, आप 3 + 2 करें तो आंसर आपके पास फिर भी 5 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडिशन में आर्डर चेंज करते हैं तो आर्डर के चेंज करने से रिज़ल्ट पे कोई असर है नहीं पड़ता। तो यही है स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ कि अगर आपने a + b किया तो वो आपके पास b + a के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो ये आपके पास दूसरा एमसीक्यूज भी यहाँ से हो गया। स्टूडेंट इसके साथ ही वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट अभी आपने ये देखा था यहाँ पे कि रिजल्टेंट वेक्टर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ये जो इन दोनों के सम के क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैं डेफिनेशन देखूं, इट इज़ अ सिंगल वेक्टर, आपको नज़र आ रहा है ये क्या है कि सिंगल वेक्टर है, विच हैज़ सेम इफेक्ट, इसका वही असर होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर। अब लेट्स सपोज हमने ये सिंगल वेक्टर लिया है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसका वही असर होगा जो इन तमाम ओरिजिनल वेक्टर जो थे उनको ऐड करने का होगा। फ़र्ज़ करें ये ए जो है वो 2 है, बी आपके पास 3 है, आंसर क्या आएगा 5, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 5। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो एक सिंगल वेक्टर है और इसका इफ़ेक्ट वही होता है जो इफ़ेक्ट जो है वो इंडिविजुअल या ओरिजिनल वेक्टर जिनको हम ऐड करते हैं उन तमाम के इफ़ेक्ट्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो तैयार है कर लेनी है। फ्रेंड इसके बाद जो हमारे पास है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कि हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि वेक्टर्स को ऐड जो है आप सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, तो आया कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या सिंपल मेथड से। तो स्टूडेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिंपल मेथड से नहीं होती, क्योंकि ये बात फिर किसकी है, रिच फैमिली की। इनका उठना बैठना सबसे उन स्केलर से क्या होगा, अलग होगा। तो इट इज़ सिमिलर टू वेक्टर एडिशन, ये वैसे ही है जैसे हम क्या करते हैं वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है, ओनली अ वेक्टर विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इट्स डायरेक्शन इज ए रिवर्स्ड, उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। कैसे स्टूडेंट, हमारे पास ये ए है ये बी है, वही एग्जांपल ले ली है। अब मैंने पहले ए + बी किया था तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की। अब अगर मैं ए - बी करूँगा तो इस बी की डायरेक्शन तो है टुवर्ड राइट और मैं इस बी को माइनस करना चाहता हूँ किस में से, ए से, तो इस बी की डायरेक्शन क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा। यही डेफिनेशन कह रही है कि ओनली अ डिफरेंस वेक्टर विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। अब बी को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा था, इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड राइट। अब मैं ए मेरा देखें स्टूडेंट ये वैसे ही खड़ा है, ये वही ए है। अब मैं बी को उठा के यहाँ पे लगा दूंगा और इसकी डायरेक्शन किधर कर दूंगा, टुवर्ड लेफ्ट। तो अब ये मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये ए - बी के बराबर बन जाएगा। तो लिखते कैसे हैं, अब इसमें करते तो वही ऐड ही हैं, a+, लेकिन अंदर क्या लिखते हैं -b, तो ये क्या बन जाता है a - b। तो अगेन ये आप यहाँ से नोट कर लें कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन की तरह है, लेकिन जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है हम ओनली उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये आपके पास छोटी सी टर्म है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे 2-3 पॉइंट्स जो हैं ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी को पता नहीं होता। तो वो कंसेप्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन हम दो तरह से करते हैं, एक हम कांस्टेंट नंबर से करते हैं, एक हम स्केलर क्वांटिटी से करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपको यहाँ एक टास्क देता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि ये मैंने नंबर 6 लिखा है, क्या ये स्केलर है या नहीं है, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सोचें कि क्या ये स्केलर है या नहीं है।
ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये रॉन्ग है, इसको आप स्केलर है नहीं कह सकते। क्यों स्टूडेंट? इसमें क्योंकि आपके पास स्केलर या वेक्टर होने के लिए पहले उस क्वांटिटी को फिजिकल होना ज़रूरी होता है। फिजिकल क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सके। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे नॉन फिजिकल कौन सी होती हैं? स्टूडेंट नॉन फिजिकल वो होती हैं जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि आपकी मम्मा जो है वो आपसे बहुत प्यार करती है। अब उस प्यार को आप किसी तराजू में तोल नहीं सकते, उसको आप थर्मामीटर से मैयर नहीं कर सकते। तो जो चीज़ मैयर नहीं होती वो चीज़ नॉन फिजिकल होती है, और जो मैयर हो जाती है वो फिजिकल होती है, और जो मैयर होती है तो उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब इस 6 के साथ कोई यूनिट नहीं है तो लिहाजा ये स्केलर भी नहीं है। मैं इसके साथ ये मीटर डाल देता हूँ, अब 6 मीटर बन गया तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब आपको सिर्फ ओनली ये बता दिया जाता है कि बाय नंबर, तो नंबर इज़ नॉट अ स्केलर। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नंबर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव हो सकता है, और एक वो नंबर जो लेस देन 0 मीन नेगेटिव हो सकता है। अब हम देखेंगे ये कि जब हम पॉजिटिव व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, फिर क्या होगा? देन इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज बाय अ नंबर इन सेम डायरेक्शन। कैसे स्टूडेंट? कि हमारे पास एक वेक्टर था, ये एक ए वेक्टर था, इस ए को मैंने एक पॉजिटिव नंबर मीन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या होगा? इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही इंक्रीज करेगी जिस नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज बाय नंबर एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड इन सेम डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? सेम होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर। अब ये नंबर लेस देन 0 है तो इससे क्या होगा? व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर देन इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज बाय नंबर। इधर भी क्या होगा? एक ये ए वेक्टर था और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? इधर भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैंने इसको 2a से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी -2a से, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हुई बट इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो ये था जब हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉइंट कि जब हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर का मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मीन कोई कांस्टेंट नंबर भी हो और साथ उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी हो, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर कहलाती है। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर देन इट रिजल्ट्स अ न्यू क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट। कि ये देखिए ये मैथ हमारे पास है एक स्केलर क्वांटिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये क्रॉस वाला नहीं है, ये जो सॉरी क्रॉस लगाए ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। मैथ स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो जब मैंने एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? मोमेंटम। इट रिजल्ट्स अ न्यू क्वांटिटी। और इस मोमेंटम की जो डायमेंशन है, इस मोमेंटम का जो यूनिट है वो वही होगा जो हमारे पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का होगा। तो ये आप यहाँ से नोट कर लें, ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे कि यूनिट नाम से ही ज़ाहिर है कि यूनिट एक के लिए यूज़ होता है। तो यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। फ्रेंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम उस वेक्टर के ऊपर एक हैट लगा देते हैं, इसको हैट बोलते हैं। हैट इसको पढ़ते क्या है? अ हैट, ये ऐसे इसको पढ़ते हैं लिखते हैं। तो हैट, इसके ऊपर जब हैट लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है
कि उस वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। स्टूडेंट लेट सपोज हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक जो है यहाँ पे हमें कोई वेक्टर दिया गया है, ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है। अब ये वेक्टर है 3i प्लस 2j, ये एक कोई वेक्टर मेरे पास a मुझे दिया हुआ था। अब इस a वेक्टर का मैंने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर तो यही वेक्टर रखूँगा 3i प्लस 2j और इनके ऊपर क्या लगा देंगे, हैट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट है 13। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेके ऐड करके उसका क्या लेते हैं, ऊपर है जजर ले लेते हैं। तो अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप क्या करें, एक कोई भी आपसे वेक्टर देता है आपको और आपसे पूछता है कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालें। स्टूडेंट ये हमने 3 एक्सिस शो किए हुए हैं, एक्स वाई एंड जी। एक्स के अलॉन्ग हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई के अलॉन्ग हम जे यूनिट वेक्टर लेते हैं और जी के अलॉन्ग हम के यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये आप यहाँ से नोट कर लें। और जो हमारा लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट वाला या डॉट प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे यही कंसेप्ट है अप्लाई होता है। अब ये करते क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। एक आर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें ये यहाँ से बताएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये तो लाइन थी, अगर आपके पास कोई सरफेस एरिया दे देता हूँ, मैं आपको ये रजिस्टर देता हूँ और इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये फ़र्ज़ करें ये वेक्टर एरिया है और इसकी डायरेक्शन निकाल के दें, तो हम क्या लेते हैं नॉर्मल से, और नॉर्मल इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल आप आउटवर्ड ड्रा करके इस वेक्टर की डायरेक्शन है यहाँ से निकाल सकते हैं जी स्टूडेंट। तो इसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन है वो है नल वेक्टर। अब नल आप जानते हैं ये ज़ीरो के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो, कि आपके पास कोई वेक्टर है और उसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड है तो उसे क्या बोलेंगे, नल वेक्टर है यहाँ पे बोलेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे ये हम ले कैसे सकते हैं, सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव। तो ये आपको दिखाया गया कि आप एक वेक्टर का उसी के नेगेटिव के साथ अगर सम लेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके बाद छोटी छोटी ये डिफाइंस हैं कि हमारे पास है इक्वल वेक्टर। इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्या है, इक्वल वेक्टर। नाम से ज़ाहिर है इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमने सिर्फ एक कंडीशन यहाँ मेंशन कर देनी है कि हम उन दो वेक्टर्स को इक्वल कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो, उनको हम इक्वल वेक्टर है नहीं कहते। इक्वल कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। और इसमें हम एक पॉइंट जो इनिशियल पाथ है कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके इनिशियल पाथ को, उनके इनिशियल पॉइंट को डिस्कस नहीं करते। तो ये आपके पास था इक्वल वेक्टर। बट इसके बाद हमारे पास लास्ट जो इस बेसिक डेफिनेशन वाली सीरीज़ की जो डिफाइन है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब इसमें आप ये देख लें कि इसमें हम कुछ इसकी मैथमेटिकल रिलेशन भी निकालेंगे कि कंसीडर वी हैव अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। ये आगे डायग्राम आपको मिलेगी। इफ़ वी रिजॉल्व इट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम एक हमारे पास वेक्टर है उसको रिजॉल्व कर देते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, एंड ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। हेयर वी हैव टू डिटरमिन, रिजल्टेंट निकालना है हमने, मैग्नीट्यूड निकालनी है और उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है जी स्टूडेंट। तो हमारे पास अभी मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है जो कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है। अब इसका एक कंपोनेंट ए एक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ए वाई है अलॉन्ग आपके पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ हमने आई कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर लिया हुआ है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने जे यूनिट वेक्टर लिया हुआ है। मैंने आपसे ये कहा कि हम इसकी तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक इसका रिजल्टेंट, एक इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। स्टूडेंट वेरी सिंपल, रिजल्टेंट कैसे,
रिजल्टेंट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ से वेक्टर निकालना होता है, तो आप रिजल्टेंट की जगह पे वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हेड टू टेल रूल ये बताता है कि जो वेक्टर होता है वो अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। लेट सपोज आप इसको 1 कह देते हैं, इसको आप यहाँ पे ये 2 वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड और ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो फिर आपके पास ए किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट? ए आपके पास आ जाएगा, सिंपली अगर आप देखें तो ए आपके पास अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों तो उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर निकाल सकते हैं। जब आपको कहीं पे भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे और आपसे कहे कि आप वेक्टर निकालें तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपसे ये कहता है कि आपको वेक्टर दे और उस वेक्टर को किस एंगल के साथ उसने प्रोजेक्ट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो एंगल भी दे दे और आपसे कहे कि आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालें स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास ऊपर ट्राइंगल बन रही थी, अगर आप ट्राइंगल देखें, ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही थी OMP स्टूडेंट। अगर आप इस ट्राइंगल पे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉस थीटा होता है और साइन थीटा। अब कॉस आप लेंगे तो क्या लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो आप यहाँ से बेस AX है और आपके पास हाइपोटेनस जो है वो क्या है, A है, तो यहाँ से अगर AX निकालेंगे तो एक कॉस थीटा। अब ये तब है कि जब आपको वेक्टर भी दिया हो और एंगल भी दिया हो और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ से निकालने हों तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास साइन थीटा निकालना तो ये भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। जी स्टूडेंट, तो अगर हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास स्क्वायर रूट में टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसके स्क्वायर क्यों नहीं कटेंगे? तो स्क्वायर तब कटता है जब होल स्क्वायर हो, क्योंकि अब जो है ये अंदर जो है प्लस आ रहा है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर कभी भी कट है नहीं होते। तो ये हमने रिजल्टेंट है निकाला और उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड भी निकाली। अब स्टूडेंट निकालनी है डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमेशा लेते हैं टेंजेंट से, मीन tan थीटा से। ये तो वेक्टर्स है, कहीं पे भी आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो हमेशा हम tan थीटा से लेते हैं। तो tan थीटा क्या आएगा, AY डिवाइडेड बाई AX परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ थीटा निकालें तो tan उधर जाके tan है इनवर्स बन जाएगा। अब इसकी लास्ट डेफिनेशन वो है पोजीशन है वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर नाम से ज़ाहिर है ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर ओरिजिन। कोई ओरिजिन होगा और उस ओरिजिन से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करेंगे। लेट सपोज ये प्लान की बात यहाँ पे हमने की हुई है, प्लान को मेंशन किया है। तो प्लान में क्या होता है स्टूडेंट, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की लोकेशन को जो है वो डिस्क्राइब करना है, तो हम एक पोजीशन वेक्टर लेंगे जो क्या होगा, R होगा। और ये नीचे ये एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना वेक्टर है, A है, कितनी इसकी लेंथ, और वाई एक्सिस के अलाउंग कितना है, B है। तो इस पॉइंट के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे A और B। और इसी तरह आपके पास अगर आप स्पेस में लेते हैं, स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको A B C 3 पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। स्टूडेंट इसमें अगर आपको कहता है कि आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, चूँकि पोजीशन वेक्टर है, तो आप इस R को लिख सकते हैं AI प्लस BJ। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने पीछे मैग्नीट्यूड निकाली थी, इस फार्मूले से निकालते हैं कि हम स्क्वायर लेते जाते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और होल अंडर रूट, और यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल। और अगर 3 में बात करनी है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक नोट्स की फॉर्म में आपके पास ये 12
बेसिक कंसेप्ट थे जिनको हमने स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।